तो भाई वहाँ पे ना एक फर्रुखाबाद, और आपने ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके। भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ। प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी। सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिबरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे, डबल डेकर बस थी। उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई। बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गाँव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे ऐसा बताया जाता है। और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गाँव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गाँव है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गाँव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था? फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज़ भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्ज़िट ना होने का, निकलने का? क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेस में बैक का जो हिस्सा होता है, वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेस में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्ज़िट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था। और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी-ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था? कह रहे लोग ऐसे-ऐसे जल रहे थे, ये है, वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही, जहाँ पे वो जली थी उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई वो, लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूअसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई। तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे, विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए। और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो वो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, फिर किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे, और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके,
पुलिस वाले भी नहीं आए क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे, मतलब इतना डर था। फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने भाई, मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई, और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है, उस पूरी बस के अंदर हड्डियां अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? बस किसी 250 रैंडम मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो डिस्पोज नहीं भाई, हटाया ही नहीं, इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं, वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे, बच्चों के कपड़े जले हुए देखे। और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है, ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, रात को बस में गए। मुझे बड़ा डर लगा, उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे, तो मुझे आंसर्स मिले उसके कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया। मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक भाई। फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली खड़ी हो गई है, और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया। उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी, तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे, मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे, कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट है, एग्जिस्ट कर रही है। भाई उसका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत, अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा है यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने, और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई। तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था। तो मेरी कार बच गई और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आज आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया, हफ्ते भर बाद ये चीज़ होने लग गया। हाँ, रैंडम होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने,
कि कोई साथ तो नहीं आ क्या गया? कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आया, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है, तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है, और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी, या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी, या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पांस वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हाँ भाई, वो रिस्पॉन्स मिले तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ, पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की एक्चुअली अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा, कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को। लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा। तो वो रीज़न, मेजर एक रीज़न ये भी है भाई वहाँ पे। तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गाँव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा। हाँ, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांत ही नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्रे में से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उससे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है। हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा मतलब। पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे, अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई। उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है, तो एजिड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके। कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है,
कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीक कर रहा हूँ और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया, मैं सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए। आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते हैं, वो अंतिम संस्कार सही अभी में भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हो गई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको। उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा भाई, ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था? न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है, जो लोकल बंदा है ना वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ? हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो,
और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने? वही जो बंदे को Spirit जहर दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके घर में वही घूम रहे हैं, हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो, मतलब अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था। मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए मुझे इस चक्कर में। जाएंगे ही भाई, बड़ी हाँ। मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ में, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। हाँ, फिर कहते हैं, वो मेरे से कह रहा चलो चलो चलते हैं। भाई मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है? ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से, उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पे हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले। दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे। हाँ 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 भाई, दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका। तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे, लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई अटैक ना कर दे। और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक, वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे। भाई अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था। भाई जैसे ही मैं वहाँ पे गया, मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा, टायर पंक्चर हो गया। और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े, वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैं ना वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है। कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना
और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहे पूरा गांव डरता है ये, कह रहा पूरा गांव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो भी क्या है, पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है। अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के। तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था। कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गांव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला। मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने बोला सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो मेरे को ही डराने में लगे हुए। कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं। कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई। मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं थोड़े टाइम में, ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद। कह रहा इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे, वो भी ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं। फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल। उनका जब से मैं उनको जानता हूँ, हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास, कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे। क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह, फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा। अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे 1 घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा, जो स्पीकर था, सर का हाथ पकड़ा। सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में, अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं क्या, ऐसे मूड ही हैं वो, मूड के ऊपर है। अगर उनका मन आ गया तो वो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा। मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस हूँगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा।
ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली, वो कह रहे नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली, 5-10 मिनट तक आंख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था, 2014 में हुआ था। वो अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ, मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे? वो कहते बाहर था कि नहीं था? वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने किया था ये सब कुछ। और सिर्फ भाई रीज़न क्या है? प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है। वगैरह रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना? वो कहते हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना। अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया, इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ। ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से। लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है जहाँ ये होके आया है। ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं होके आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं। गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी? वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में है वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई। वो छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी 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 बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी उसने पूछा। कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ।